92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी। और इस वक्त जैसा माहौल है, पैंडेमिक है, तो घर से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल। तो इसीलिए आपकी और मेरी मुलाकात यहाँ बिग स्पॉटलाइट में ऑनलाइन। और आज के मेरे मेहमान हैं डॉक्टर अनिल वार्ष्णेय। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा, किस हॉस्पिटल से हैं, एंड उसके बाद मे बी आप हमें थोड़ा सा अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता पाएं। ऐसा है जब हम सब लोग एक बहुत बड़ी पैंडेमिक महामारी से गुजर रहे हैं, और जहां तक कि मेरा इंट्रोडक्शन है तो मैं ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हूं, और उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मुझे स्पॉन्सर किया फॉर पोस्ट डॉक्टोरल कोर्सेज इन यूरोलॉजी, और राजीव गांधी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर 4 इयर्स का मेरा पीएचडी प्रोग्राम था, जिसमें मैंने यूरोलॉजी पर रिसर्च किया। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 400, दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट 400 बेडेड इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, जिसमें हमारे पास 8 सब स्पेशलिटीज थी। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि यूरोलॉजी अपने आप में ब्रांच हो गया है, इंडिया में भी 8 सब स्पेशलिटीज वहां थी उस समय फुल फ्लेजेड, जिसमें मैंने कार्य किया। और उसके बाद अपनी सेवाओं को मैंने इंडिया में देना श्रेयस्कर समझा। मेरे पास पूरी अपॉर्चुनिटीज थी यूरोप में सेटल होने की, लेकिन मैंने देखा कि वहां पे लोग बाग ये स्टोन डिजीज, प्रोस्टेट डिजीज के इंडिया में बहुत अत्यधिक है, और जो स्पेशलिटी मैंने वहां करी तो मेरे को लगा कि मैं इंडिया में जाऊं। और इंडिया आने के बाद मेरा सौभाग्य था कि मैं आरजी स्टोन यूरोलॉजी हॉस्पिटल के अंदर मैं गया, और वहां पर मैंने सारी सुविधाएं, पुराने टाइम पर जो यूरोलॉजिस्ट थे वो अपनी गाड़ी की डिक्की में सामान रख के नर्सिंग होम टू नर्सिंग होम जाके यूरोलॉजी प्रैक्टिस किया करते थे। और मुझे बड़ा दुख होता था कि ये कैसा देश है जहां पर यूरोलॉजी सर्विसेज इतनी स्केची है। तो मेरा पहला जो एम था वो ये था कि यूरोलॉजी सर्विसेज इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला आरजी स्टोन ग्रुप द्वारा, और हमने जो है जी जान लगा के यूरोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, सारे साधन इकट्ठे किए, और इस तरीके की स्टोन, प्रोस्टेट कैंसर और यूरोलॉजी की सारी बीमारियों का इलाज हम एक रूफ में करते थे। और उसके अंदर हमने जो सामर्थ्य हासिल की और जो था, तो उसके अंदर जो सबसे पहले मैंने ये यूरोलॉजी में एंडोस्कोपिक यूरोलॉजी की मेरी एक्सपर्टीज थी, और जिसके अंदर फिर हमने यूरोट्रोस्कोपी, पीसीएनएल से शुरुआत की थी। आरजी स्टोन का 1000 पेशेंट दिल्ली में शहर में घूम रहा था जिसका स्टोन क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पर कोई पीसीएनएल और यूरोट्रोस्कोपी अच्छे से करता नहीं था। मैंने आके जब उस विधि द्वारा स्टोन्स को क्लियर करना शुरू किया तो एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यूरोलॉजी हम दे पाए, और उससे हमारी ख्याति बनी। तो हमने 20 आरजी स्टोन क्रिएट करने का एक सपना था, उस सपने को पूरा किया। देश भर में हमने यूरोलॉजी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। उसके बाद जो यूरोलॉजी थी वो पहले ओपन सर्जरी होती थी, पूरा हम जो है बड़े चीरे दे के स्टोन्स और प्रोस्टेट निकाला करते थे। लेकिन हमने जो है देखा कि पूरे विश्व में बहुत रिसर्च हो रही है, और रिसर्च में सबसे ज्यादा जो थी वो थी लेजर। तो 100 वॉट होल्मियम लेजर सबसे पहले 1995 में मैं एनडीएग लेजर लेके आया था। फिर उसके बाद देखा कि उससे भी बढ़िया लेजर है होल्मियम लेजर, तो 100 वॉट होल्मियम लेजर हम इंडिया में लेकर आए सबसे पहले, और इस विधि को फिर हमने एक्सपर्टीज से पूरा जो है रिवोल्यूशनाइज कर दिया यूरोलॉजी को। इस तरीके से था कि स्टोन हो, कैंसर हो, या स्ट्रिक्चर्स हो, या यूरेथ्रा की प्रॉब्लम हो, ब्लैडर में स्टोन्स हो, ब्लैडर में ट्यूमर हो, या कुछ कोई भी यूरोलॉजिकल इश्यूज के अंदर ये 100 वॉट लेजर बहुत ही कारगर चीज है, जिसकी हमने कार्यकुशलता हासिल करी, और उसके बाद हमने इसको पॉपुलराइज करा, और फिर यहाँ तक कि मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनर बन गया। और मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे पूरे विश्व में भेजा गया लोगों को ट्रेन करने के लिए। मैंने वर्कशॉप्स करी, और वो 100 से अधिक वर्कशॉप्स मैं कर चुका हूँ पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें मैंने लेजर विधि द्वारा स्टोन, प्रोस्टेट, ट्यूमर्स और बिनाइन सॉफ्ट टिश्यू डिजीजेस सभी को निकालने का और उनका इलाज करने की जो विधियां हैं, उन टेक्निक्स का प्रशिक्षण दिया है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में।
और वे कई तरीके के रिसर्च पेपर्स मैंने प्रेजेंट किए हैं पूरे संसार में। तो एक बहुत मेहनत एक्सपीरियंस आपके साथ है, तो कितने सालों का एक्सपीरियंस है, अगर हम कह सके, इसे कंक्लूड कर सके, कितने साल अभी यूरोलॉजी आपको का हो चुके मेरा हैं? प्यार तो शुरू हो गया था जब मैं एमएस सर्जरी कर रहा था, क्योंकि मेरे जो टीचर, गाइड और मेंटर हैं वो जी। प्रोफेसर बीएस राणा थे, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी एट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, और उन्होंने यूरोलॉजी की ट्रेनिंग अमेरिका से ली थी। और जब मैं उनके साथ सर्जरी कर रहा था तो उन्होंने मुझे यूरोलॉजिस्ट बनने की प्रेरणा दी, और ये प्रेरणा सन 83 से सन 82 से मैंने जो है ली उनसे। और उसके बाद जब मैं सर्जन बना तो मेरी सारी सर्जरी यूरोलॉजी सर्जरी होती। जब मैं अरे सीनियर वाह। रेजिडेंट था और उसके बाद पूल ऑफिसर बना, उसके बाद भी मेरी वो इच्छा जो यूरोलॉजी करने की थी वो थी। और इसीलिए जो जब मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली पीएचडी प्रोग्राम करने की, तो मैंने फौरन यूरोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए अपना कंसेंट दिया, और मैं गया और विदेशों में गया। मैंने जो है यूरोलॉजी यूरोप में भी सीखी, और उसके बाद प्रण लिया कि इंडिया आके ही प्रैक्टिस करूंगा। तो चलिए, आज आई थिंक बहुत सारे लोगों को आपकी बातचीत से फायदा भी जरूर मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू बिग स्पॉटलाइट, डॉक्टर अनिल। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि व्हाट इज प्रोस्टेट, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बीपीएच की। हेलो जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि व्हाट इज प्रोस्टेट। हाँ, प्रोस्टेट जो है ये एक मेल सेक्स ग्लैंड है, जो कि ब्लैडर की जो मूत्राशय होता है, थैली होती है, उसकी गर्दन पे स्थित रहता है। और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये हमारे जो हार्मोन, ये जो है स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, उनको न्यूट्रिशन देता है। तो उसकी जो क्वालिटी को, सीमन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, और जो कि मेल के अंदर ही होता है, मेन में होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर कि व्हाट आर द कॉमन डिजीज कंडीशंस ऑफ प्रोस्टेट। हाँ, प्रोस्टेट में जो कॉमन कंडीशंस हैं उसमें 3 मेन कॉमन कंडीशंस हैं। एक तो है प्रोस्टेटाइटिस। प्रोस्टेटाइटिस यंग एज में होती है, जो कि प्रैक्टिकली 20 से 40 साल की उम्र में अधिकतर होती है। दूसरी जो कंडीशन है वो बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, और बिनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट लगभग 40-45 साल के बाद शुरू होकर 60-65 साल या बढ़ते हुई उम्र में चलती चली जाती है। और जो तीसरी मेन बीमारी है प्रोस्टेट की, वो है प्रोस्टेट का कैंसर। और कैंसर यूजुअली 60-65 साल के बाद आता है, और जो कि एल्डरली पेशेंट्स में होता है। जो ये टर्म है बीपीएच, ये क्या है? बीपीएच हम बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन का मतलब होता है नॉन कैंसरस, और प्रोस्टेट का जो हाइपरप्लेजिया होता है उसका एनलार्जमेंट, उसका ग्रोथ। तो ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है या ग्रोथ है प्रोस्टेट ग्लैंड की, और मेल हार्मोन से ये डिक्टेट होती है। तो जिस प्रकार से जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जाती है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। जिन लोगों के परिवार में फादर को प्रोस्टेट डिजीज हुई या प्रोस्टेट का कैंसर हुआ, उन लोगों को ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोस्टेटिक डिजीजेस होने के। और हार्मोन से भी ये रेगुलेट होता है, तो हार्मोन डिपेंडेंट ग्लैंड है, और मेल हार्मोन्स प्रीपोंडरेंट होते हैं। और हार्मोन्स का जब इम्बेलेंस हो जाता है, जब हम 50 साल क्रॉस करते हैं, 50-55 साल, तो ये प्रोस्टेट की ग्रोथ होती है, और उसी में आगे चल के कैंसर बनने की प्रवृत्ति देखी जाती है। जी जी। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि कुछ सिम्टम्स जो कि जुड़े हुए होते हैं बीपीएच से, वो कौन कौन से होते हैं? बीपीएच जो है, जैसे ही जैसे कि मैंने बताया कि ये मूत्र नली को दबाता है, तो मूत्र नली को जब ये दबाएगा तो जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं कि पेशाब खुल के नहीं होता है, पेशाब बूंद बूंद करके होता है, धार की ताकत कम हो जाती है। जैसे हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हम पेशाब के घर में देखते हैं, तो दाएं बाएं देखें तो जो यंग लोग हैं वो जल्दी से पेशाब करके चले जाते हैं, और जिस पेशेंट का बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट होगा उसको डबल टाइम लगेगा। तो इसी से पता चल जाता है कि पेशाब की जो उसकी फ्लो है, यूरोफ्लोमीट्री बोलते हैं, वो पुअर हो जाती है। बाद में पेशाब टपकने लगता है, या पेशाब की हेजिटेंसी बोलते हैं, और शुरू करने में काफी टाइम लगता है, या जलन होती है।
बार बार आता है, फ्रीक्वेंसी होती है, रात को बार बार उठना पड़ता है, ज्यादा आगे बढ़े तो फिर खून आना शुरू हो जाता है, पेशाब अंदर रुकना शुरू हो जाता है ब्लैडर के अंदर, उस क्योंकि वो रुकता है तो बार बार इन्फेक्शन होता है, और अगर इन्फेक्शन होगा तो फिर उसके अंदर किडनीज तक जा सकता है। ब्लैडर के वॉल्स में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, ऊपर किडनीज तक चला जाए तो हम उसको पाइलोनेफ्राइटिस तक हो जाती है, या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन होने से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी बोलते हैं, और लेट केसेस में ये प्रोस्टेट की वजह से दोनों किडनीज डैमेज होने का खतरा रहता है। जी, जो आपने अभी लक्षण बताए हैं सिम्टम्स, इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला, परेशानी देने वाला सिम्टम कौन सा होता है? इस सिम्टम्स कॉम्प्लेक्स को हम दो मेजर ग्रुप्स में डालते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जिनको हम कहते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, और दूसरे होते हैं स्टोरेज। तो जो वॉइडिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भी धार का कम होना, पेशाब का बंद हो जाना, जो सबसे ज्यादा परेशानी का कारण है, वो पेशाब बंद हो जाता है या खून आ जाता है, बहुत ज्यादा खून आता है। तो कई बार एनलार्ज प्रोस्टेट वाले पेशेंट एकदम से ब्लीडिंग की तरफ से आते हैं कि उनका खून नहीं रुक रहा है, वो सबसे खतरनाक सिम्टम है। या बंद हो जाता है पेशाब तो फिर हमें नली लगा के उसको पेशाब को कराना पड़ता है। जी जी। तो जब बीमारी है तो उसका इलाज भी जरूर होगा, तो कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं बीपीएच के लिए? बीपीएच के अंदर काफी वाइड स्पेक्ट्रम है जो कि अवेलेबल है। जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उनमें तो हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल आप अगर समझें तो अर्बन जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनको ज्यादा देखी गई है, क्योंकि एंजाइटी से भी रिलेटेड है। और अगर हम बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, या एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीजों का एक ग्रुप होता है। इस ग्रुप को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। तो जो बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट है, इसको हाई स्ट्रंग पर्सनैलिटीज में देखा गया है, बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन। और ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन एज अर्ली एज 40 साल, 45 साल और बहुत से भी पहले शुरुआत हो जाती है। तो जो इसका जो हमारा साधन है इलाज का, वो है वाचफुल वेटिंग। वाचफुल वेटिंग का मतलब होता है कि हम इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया यूरोफ्लोमेट्री है, अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड से हम पता लगाते हैं कि प्रोस्टेट का जो नॉर्मल साइज है 15 से 20 ग्राम होता है, लेकिन जैसे ही प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट शुरू होगा तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब प्रोस्टेट बढ़ेगा तो वो 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। तो हमारे पास जो इसका है अल्ट्रासाउंड है, यूरोफ्लोमेट्री है। उसके बाद हम कई बार पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है तो यूरिन का रूटीन और कल्चर एग्जामिनेशन कराते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो हम लोग कराते हैं पीएसए। पीएसए जो होता है वो जब बढ़ता है तो वो या तो इन्फेक्शन में बढ़ता है, एनलार्जमेंट में बढ़ता है, या प्रोस्टेट कैंसर में बढ़ता है। तो इसका हमारे देशवासियों से हम ये उनको समझाना चाहते हैं कि सालाना पीएसए करा लेना चाहिए 50-55 साल की उम्र के बाद, क्योंकि कैंसर का जो डिटेक्शन है वो एक प्रोस्टेट डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंसर जो है कई बार पता ही नहीं चलता, चुपचाप साइलेंटली प्रोस्टेट का कैंसर हो जाता है। और उसको पता करने का तरीका होता है कि या तो वो डॉक्टर को चेक कराएं, और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एक टेस्ट होता है जिसमें डॉक्टर जो है गुदा में फिंगर डाल के एग्जामिन करता है प्रोस्टेट को, जिससे उसे पता चलता है कि कोई गांठ तो नहीं बन रही। दूसरा जो तरीका होता है वो पीएसए टेस्ट होता है। इस पीएसए से हम पता लगा लेते हैं कि अगर वो कैंसर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जो निदान के हमारे पास साधन है उसमें यूरोफ्लोमेट्री, अल्ट्रासाउंड, यूरिन रूटीन एंड कल्चर एंड ब्लड टेस्ट में हम पीएसए टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं। इनसे हम लोग इसका पता लगाते हैं। जहां तक के जी इलाज का संबंध आपने पूछा, तो इलाज में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पेशेंट को गाइड करते हैं। उसके पानी पीने का जो सिस्टम है कि वो सुबह पानी ज्यादा पी ले, अगर रात को ज्यादा परेशानी है तो शाम को 7 बजे 8 बजे के बाद कम पानी पिए। लेकिन ये अर्ली फेजेस में ही कारगर होता है। कुछ योगासन है जिनसे कि जो है प्रोस्टेट को हम कुछ समय तक थाम सकते हैं। पर जैसे जैसे प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशाब को दबाना शुरू होता है
तो हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ जाती है। 2 किस्म की दवाइयां हैं, एक होता है अल्फा ब्लॉकर्स, जिनको कि हम देते हैं तो पेशाब की जो मूत्र नली है वो खुल जाती है, जिससे पेशाब बेहतर तरीके से हो सके। और दूसरे किस्म की जो दवाइयां हैं उनको बोलते हैं जो प्रोस्टेट को सिकोड़ने का काम करती हैं। तो जो इनको बोलते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो ये जो ग्रुप ऑफ दवाइयां हैं, इनका कभी कभी हमें कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे 40 ग्राम से ज्यादा प्रोस्टेट हो जाए, बड़ा हो जाए, 35-40 ग्राम से ज्यादा हो जाए, तो हम लोग जो है कंबाइन कर देते हैं अल्फा ब्लॉकर विद 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिससे कि प्रोस्टेट की ग्रोथ भी रुके और फ्लो भी बढ़े। पर कभी कभी पेशेंट्स का इन दोनों के साथ ब्लैडर के सिम्टम्स, मैंने बताया कि प्रोस्टेट में स्टोरेज सिम्टम्स भी आते हैं, और स्टोरेज सिम्टम्स का मतलब होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर भी एक प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो इसलिए कभी कभी कॉम्बिनेशन के लिए हमको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऐड करनी पड़ती हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में बहुत सारी दवाइयां हैं, जो कि ये सोलिफेनासिन है, डेरिफेनासिन है, टोल्टेरोडीन है, कई किस्म की दवाइयां हैं जो कि पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से हम लोगों को टाइट्रेट करना पड़ता है या कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोस्टेट की बीमारियों के साथ कभी कभी सेक्सुअल फंक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो सेक्सुअल फंक्शन, जो सेक्सुअली एक्टिव मेल्स होते हैं, उनके अंदर हमें अल्फा ब्लॉकर की चॉइस होती है। जैसे एल्फ्यूजोसिन है, ये एक ऐसा अल्फा ब्लॉकर है जिसमें कि सीमेन का डिस्चार्ज बंद नहीं होता। लेकिन जो एल्डरली होते हैं 65-70 प्लस, उनमें फिर हमारे पास सिलोडोसिन होती है दवाई, जिससे कि सेक्स की जो है फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, जबकि उनका वो जो है सीमेन डिस्चार्ज रुक जाता है। लेकिन हार्ट के लिए वो काफी सेफ होती है। तो इसलिए हमें चूज करना पड़ता है कि किस साइज का प्रोस्टेट है, किस एज ग्रुप का प्रोस्टेट है, पेशेंट की प्रोफाइल कैसी है, और इन दवाइयों का हम तालमेल बिठाते हैं। और उसके बाद कई दवाइयों पे लोग 5 साल, 2-4-5 साल तो चल पाते हैं, लेकिन दवाइयां क्योर नहीं करती। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस बीमारी से क्योर चाहिए, निजात चाहिए फुल टाइम। तो वो क्योर जो है, जब पेशाब बंद हो जाए, या पेशाब में बेइंतहा खून आना शुरू हो जाए, या रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो, किडनीज को डैमेज हो, ब्लैडर में स्टोन्स बने, ये सभी सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें हमें सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसका एक्चुअल जो क्योर है वो सर्जरी से ही है। पुराने जमाने में हम ओपन सर्जरी करते थे प्रोस्टेट निकालने के लिए, लेकिन आजकल बहुत ही सरल और दूरगामी विधि हमारे पास आ गई है, जिसको कि हम लेजर से प्रोस्टेट निकालते हैं। तो ये होल्मियम लेजर इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट हम बोलते हैं। इस होलेप विधि द्वारा बिना खून खराबे के, पहले 2 बोतल 4 बोतल ब्लड का अरेंज करना जरूरी होता था किसी भी प्रोस्टेट ऑपरेशन के लिए, लेकिन आज हमें किसी भी साइज ऑफ प्रोस्टेट इज नो लिमिटेशन। तो इसलिए अगर पेशेंट का कोई भी साइज होता है, हम लोग कंप्लीट इन्यूक्लिएशन कर लेते हैं इस होलेप विधि के द्वारा। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि हमारी दवाइयों का तालमेल है। सर्जरी, डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हैं, जिसमें ओपन सर्जरी भी है, TURP भी है, और लेजर प्रोस्टेट सर्जरी है, और आजकल कई और किस्म के मिनिमली इन्वेजिव सिस्टम्स आ गए हैं, जिसमें कि हम पेशेंट्स को जो बिल्कुल सेक्सुअली एक्टिव हैं और कहते हैं कि हमें कोई सर्जरी नहीं करानी है, तो उनके लिए भी साधन है, जैसे स्टेंट्स आ गए हैं, या और कई किस्म की वो है टेम्परेरी रिलीफ देने की विधियां हैं। Thank you so much for joining us in Big Spotlight, Dr. Anil. Thank you so much once again. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा खुश रहें।